हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में छत्तीसगढ़ के जो रामायण काल में जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी मिलती है, रामायण काल से जो यहाँ की जो संबंध है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम महाभारत काल में और उसके बाद अन्य जो राजा सातवाहन काल और अन्य कुछ राजाओं का शासन था, वाकाटक वंश, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो महाभारत काल में भी छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। महाकांतार का नाम जहां मिलता है, बस्तर क्षेत्र को इसमें महाकांतार महाकांतार या कांतार, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बस्तर क्षेत्र को महाकांतार या कांतार कहा जाता था। बस्तर क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से कर्ण की विजय यात्रा का वर्णन किया जाता है। कर्ण की विजय यात्रा, कर्ण ने अब अंग देश के जब राजा बन गए तो उन्होंने अपनी विजय यात्रा की थी। उस समय कर्ण की विजय यात्रा के समय उनकी, जब वो राज्यों को जीतते जा रहे थे, उस समय कोसल देश का वर्णन मिलता है। उसमें कोसल देश का वर्णन मिलता है, जो छत्तीसगढ़ को माना जाता है कि छत्तीसगढ़ था। कोसल देश का वर्णन है इसमें। महाभारत काल में कहां कहां महाकांतार या कांतार बस्तर को कहा जाता था। कर्ण की विजय यात्रा में कोसल देश का वर्णन मिलता है। एक अन्य क्षेत्र है ऋषभ तीर्थ। यह माना जाता है, यह शक्ति के पास एक क्षेत्र है। शक्ति के पास, जांजगीर चांपा के पास जो शक्ति है, वहां यह क्षेत्र है। इसे महाभारत कालीन क्षेत्र माना जाता है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है, ऋषभ तीर्थ का। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। यह महाभारत कालीन क्षेत्र है। इसी प्रकार से जो अर्जुन पुत्र थे, भगुवाहन को अर्जुन पुत्र माना जाता है। भगुवाहन यह अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन के पुत्र, इनका शासन था सिरपुर पे। इनका शासन सिरपुर क्षेत्र में माना जाता है। सिरपुर क्षेत्र में भगुवाहन का, जो अर्जुन के पुत्र थे, इनका शासन सिरपुर क्षेत्र में माना जाता है। और सिरपुर को से चित्रांगदपुर कहा जाता था। चित्रांगदपुर। देखिए, अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे भगुवाहन। अर्जुन और चित्रांगदा के, भगुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे। इसी कारण सिरपुर को चित्रांगदपुर कहा जाता था। और इस चित्रांगदपुर या सिरपुर का पुराना नाम चित्रांगदपुर था उस समय, और इस पर भगुवाहन का शासन था। बस्तर क्षेत्र को महाकांतार या कांतार कहा जाता था। कर्ण की विजय यात्रा के समय कौशल देश का वर्णन मिलता है। जब वो अपने विजय यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो वो एक कौशल देश राज्य उनका पड़ता है, जहां उन्होंने का वर्णन मिलता है इस क्षेत्र का। ऋषभ तीर्थ शक्ति के पास एक स्थल है, जो महाभारत काल में जो प्रचलित क्षेत्र था। भगुवाहन का शासन सिरपुर या चित्रांगदपुर में था। महाभारत काल में ताम्रध्वज और मोरध्वज, ताम्रध्वज और मोरध्वज, ताम्रध्वज और मोरध्वज का शासन रतनपुर क्षेत्र में था। रतनपुर क्षेत्र में ताम्रध्वज और मोरध्वज का शासन। मणिपुर या रतनपुर, उस समय रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। मणिपुर में ताम्रध्वज और मोरध्वज का शासन मणिपुर में था। और उस समय महाभारत कालीन समय में
रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। रतनपुर का पुराना नाम मणिपुर, कई बार प्रश्न में पूछा गया। सिरपुर का पुराना नाम चित्रांगतपुर, कई बार परीक्षाओं में, व्याकरण की परीक्षाओं में, पीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है। और रतनपुर का पुराना नाम मणिपुर, यह भी पूछा गया है। ये कहां से है? चित्रांगतपुर। महाभारत कालीन समय में सिरपुर का नाम था और रतनपुर का पुराना नाम महाभारत काल के समय में मणिपुर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, सतयुग है। सतयुग, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में राम का शासन था। द्वापर युग में कृष्ण का। त्रेता युग में रामायण मिलता है। द्वापर युग में कृष्ण या महाभारत, यह महाभारत कालीन समय था। और इसके बाद कलयुग प्रारंभ हो जाता है। कलयुग जो अभी चल रहा है। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में सिरपुर और रतनपुर क्षेत्र को, सिरपुर को चित्रांगतपुर कहा जाता था और रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल से पहले महाजनपद काल में, जो महाजनपद काल में महाजनपद काल आता है। मौर्य काल से पहले महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, जिनमें इसी महाजनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसी महाजनपद काल में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इसी समय में। इसी समय में यह माना जाता है कि कुछ समय तक गौतम बुद्ध का कुछ समय तक सिरपुर क्षेत्र में आगमन हुआ था और उन्होंने यहाँ निवास किया था। यह वेदसांग के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कहीं कहीं कि गौतम बुद्ध का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था और सिरपुर क्षेत्र में कुछ समय तक इन्होंने निवास किया था। देखिए, मौर्य काल जब हम देखते हैं, मौर्य काल में आहत सिक्के, जो मौर्य काल से प्रारंभ में मिलते हैं, आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते थे? पंचमार्क सिक्के। सिक्कों में छेद कर दिया जाता था, कुछ उनमें चिन्ह बना दिए जाते थे, इन्हें आहत सिक्के कर दिए, आहत सिक्के कहा जाता था। ये पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, जो यह रायपुर के तारापुर, आरंग, उड़ेला, आहत सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? तारापुर, आरंग, उड़ेला क्षेत्र। और मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के जो हैं, मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार। मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। आहत सिक्के जो है तारापुर, आरंग और उड़ेला क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आहत सिक्के कहां से प्राप्त है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है
और मौर्यकालीन सिक्के किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए, यह भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बहुत बार पूछे गए हैं। इसी प्रकार से मौर्यकालीन समय के बारे में हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जो रामगढ़ की गुफाएं हैं, रामगढ़ जो सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, यहाँ पर जो सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफाएं हैं, वहां पर रामगढ़ की पहाड़ियों में जो सीता बेंगरा गुफा जो रामायण काल से प्रचलित है, यहीं के आसपास एक नाट्यशाला प्राप्त है। रामगढ़ की पहाड़ियों में नाट्यशाला प्राप्त हुए हैं। यहाँ मौर्यकालीन अभी यह मौर्यकालीन माने जाते हैं। इस नाट्यशाला में मौर्यकालीन उल्लेख मिलता है। यह सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं रामगढ़ की पहाड़ियों में। तो मौर्यकाल में क्या क्या याद रखना है? एक तो आहत सिक्के, दूसरा मौर्यकालीन, तीसरा रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लासेस में हम देखेंगे सातवाहन काल और उसके बाद कुछ अन्य जो शासकों का हमारे यहाँ शासन रहा छत्तीसगढ़ में, उनका अध्ययन करेंगे, उनका स्टडी करेंगे।